नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे दमदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फुर्सत की पल के साथ। आखिर साहब को मिल गए फुर्सत की पल। सेहत का जिम्मा संभाल रहे साहब का रणथंभौर ट्यूब। 3 दिन साहब ने सहपरिवार जंगल सफारी का लुत्फ उठाया है। दरअसल दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे साहब को पिछले दिनों एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, बड़ा जिम्मा मिला था। नवंबर महीने से अब तक कोरोना मैनेजमेंट का ये साहब जिम्मा संभाल रहे थे। अब जैसे ही कोरोना के तेवर कम हुए तो साहब ने भी कुछ दिन का आराम ले लिया। जंगल सफारी के साथ ही साहब ने गजानन भगवान के दर पर धोख भी लगाई और ये आप कह सकते हैं कि जरूरी भी, क्योंकि नवंबर से अभी तक वो लगातार कोरोना के खिलाफ जंग का एक बड़ा हिस्सा थे और अब चूंकि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है तो ऐसे में साहब ने भी फुर्सत के पल निकाले और सेहत का जिम्मा संभाल रहे साहब का रणथंभौर जाने का प्रोग्राम बन गया। 3 दिन साहब वहां पर रुके, सहपरिवार रुके। इस दौरान जंगल सफारी का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। दिल्ली जाने की ये साहब तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों यानी कि नवंबर में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और जैसे ही नवंबर माह में ये जिम्मेदारी मिली, बाकायदा उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट का जिम्मा संभाला, बखूबी संभाला। अब जैसे ही कोरोना के तेवर कम हुए तो साहब ने कुछ दिन आराम किया, परिवार के साथ वक्त बिताया और इसके लिए रणथंभौर को चुना। जंगल सफारी की और सिर्फ जंगल सफारी नहीं की बल्कि गजानन भगवान के दर पर भी वो धोख लगाते हुए नजर आए। आपने कहावत सुनी होगी, कहावत है उल्टो बांस बरेली को। एक नेताजी की चिट्ठी ने उनका यही हाल कर दिया है। नेताजी ने बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख डाली और लिखा कि रीट परीक्षा नहीं करवाई जाए महावीर जयंती पर। नेताजी ने सोचा कि जैन समाज की बात क्यों ना रख दी जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर भारी बवाल काट दिया युवाओं ने। सोशल मीडिया पर नेताजी के पीछे युवा छात्र पड़ गए। अब कर रहे कि सौभाग्य है कि महावीर जयंती को हम देंगे परीक्षा, ये छात्र कह रहे हैं। साथ ही नियत तिथि पर परीक्षा करवाने की भी मांग कर डाली है। अब नेताजी की इस चिट्ठी का तेजी से विरोध भी बढ़ रहा है। बहरहाल क्या अब नेताजी फिर से कोई चिट्ठी लिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल। और क्या अब ये कहेंगे कि महावीर जयंती पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाए, लेकिन नेताजी ने सोचा कि समाज का साथ मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ी ना पता था कि उल्टो बांस बरेली को ये कहावत उन पर ही चरितार्थ हो जाएगी। जो चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी और सोचा कि क्यों ना जैन समाज को साथ लिया जाए, साथ लिया जाए। इसके पीछे की वजह एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रीट परीक्षा है, महावीर जयंती पर हो रही है, लेकिन इन्होंने लिख दिया नेताजी ने कि रीट परीक्षा को महावीर जयंती पर ना कराया जाए। समाज की बात रखी इन्होंने। सोशल मीडिया पर युवाओं ने बवाल काट दिया और वो बवाल इसलिए आप सही कह सकते हैं क्योंकि रीट परीक्षा का इंतजार एक लंबे वक्त से हो रहा है और बेरोजगारों के लिए इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं। और साथ में अगर महावीर जी का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है। यही वो युवा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि महावीर जयंती को वो परीक्षा देंगे। उनके ऊपर महावीर जी की आशीर्वाद के रूप में ये दिन चुना गया है और साथ ही नियत तिथि पर ही परीक्षा करवाने की इसलिए उन्होंने मांग कर दी। अब नेताजी ने जो चिट्ठी से शुरुआत की थी, क्या उस पर वो यू टर्न लेंगे, एक बार फिर से क्या वो चिट्ठी लिखेंगे और क्या वो ये लिखेंगे कि महावीर जयंती पर ही परीक्षा करवाई जाए। ये नेताजी और अब बात करते हैं किसान महापंचायत की। दरअसल जींद के अंदर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इस दौरान मंच धड़ाम से टूट गया। भीड़ ज्यादा होने के कारण मंच टूटा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत नीचे गिरे। इसके बाद टिकैत ने बयान भी दिया और टिकैत ने कहा कि भाग्यवानों के मंच टूटते हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को जरा देखिए। उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इसको देखकर स्तब्ध रह गए। ये देखिए, राकेश टिकैत और चढ़ूनी दोनों वहां पर मौजूद थे। अचानक से मंच पर लोगों की संख्या बढ़ी, किसान नेताओं की संख्या बढ़ी और उस संख्या के भार को मंच झेल नहीं पाया और मंच धड़ाम से टूट गया। इसके बाद राकेश टिकैत का बयान आया और उन्होंने बोला कि भाग्यवानों के ही मंच टूटते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जींद के अंदर महापंचायत ही इस दौरान मंच टूटा है
और इसके बाद जो बयान आया उसके जरिए शायद ये संदेश देने की कोशिश की, भाग्यवानों के मंच टूटते हैं, इरादे नहीं टूटेंगे। मंच बेशक टूट जाए, और मंच टूटना इस संकेत की काफी संख्या में किसान नेता वहां पर मौजूद थे और इसलिए भार ज्यादा बढ़ा, मंच टूट गया। उसके बाद जरा देखिए, जो वहां पर मौजूद थे वो स्तब्ध रह गए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर आजकल आपको दो धड़े साफ दिखाई देंगे, एक किसान आंदोलन के समर्थन में और एक किसान आंदोलन के खिलाफ। जो किसान आंदोलन के समर्थन में है वो राकेश टिकैत की इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाग्यशालियों का ही मंच टूटता है, और जो किसान आंदोलन के खिलाफ है, जो इसको गलत मान रहे हैं, जो तीनों कृषि कानून को सही मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मंच ही टूटा है, आंदोलन टूटना अभी बाकी है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। जींद में महापंचायत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच जरूर टूटा, लेकिन उसके बाद तुरंत सभी को संभाल लिया गया और किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। गाने के बोल आपने सुने होंगे, गाने के बोल है कि दिल है कि मानता नहीं। एक बार फिर से अध्यक्ष बनने के बाद भी चस्का नहीं जा रहा। ऐसे में जब भी सचिवालय में कर्मचारी संघ के चुनाव का मौसम आता है, ये साहब फिर ठोक देते हैं अपनी ताल। इस बार भी चुनाव नहीं करवाने का आदेश वापस लेने से लेकर बार बार कर्मचारियों के मुद्दे उठाने तक में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और एक बार फिर से अध्यक्ष बनने के बाद की शिद्दत से निभा रही है नेताजी अपनी भूमिका। यानी कि इस वक्त वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो भूमिका ऐसे ही निभा रहे हैं जैसे कि वो अध्यक्ष हैं, और इसीलिए दिल है कि मानता नहीं। जब भी सचिवालय में कर्मचारी संघ के चुनाव का मौसम आए या फिर कोई और बात हो, साहब अपनी ताल ठोक देते हैं। चुनाव नहीं करवाने के आदेश को वापस लेने से लेकर बार बार कर्मचारियों के मुद्दे उठाने तक में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, और एक बार अध्यक्ष बनने के बाद भी शिद्दत से निभा रहे हैं नेताजी अपनी भूमिका। और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बड़े असर की। दरअसल जीएसटी जमा कराने के आश्वासन के बाद खुल पाए पर्यटन निगम के खाते। जलमहल लीज से मिली राशि पर नहीं करवाया गया जीएसटी जमा। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पूरा मामला उजागर किया। पर्यटन निगम के कार्यकारी निदेशक वित्त से अब आयकर विभाग को लिखित में पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद पर्यटन निगम के खातों से राशि निकासी पर रोक हटाई गई है। अब मिल सकेगी पर्यटन निगम कर्मचारियों को जनवरी माह की तनख्वाह, और इसी को कहते हैं बड़ी खबर पर फर्स्ट इंडिया का बड़ा असर। जो खाते खुले नहीं थे वो खाते भी अब खुल गए हैं, और जीएसटी जमा कराने के आश्वासन के बाद पर्यटन निगम के खाते खुल पाए हैं। जलमहल लीज से जुड़ी ये राशि है जिस पर जीएसटी जमा नहीं कराया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बाकायदा पूरे मामले को उठाया, इस पूरे मामले से पर्दा हटाया था। अब पर्यटन निगम के कर्मचारी निदेशक वित्त ने आयकर विभाग को लिखित पत्र दिया, और पत्र मिलने के बाद पर्यटन निगम के खातों से राशि निकासी पर रोक हटा दी गई है। अब पर्यटन निगम कर्मचारियों को जनवरी माह की तनख्वाह मिल सकेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद में जाने से रोका जा रहा है? क्या संसद पत्रकारों की पहुंच से अब बाहर हो रहा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा सत्र में वरिष्ठ पत्रकारों को सेंट्रल हॉल में एंट्री नहीं दी गई। कोरोना के बहाने मुख्य भवन और सदनों में पत्रकारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अब संसद में प्रवेश के लिए विशेष पास बनवाना जरूरी होगा। ऐसे में पत्रकार संसद में रोजाना नहीं बल्कि विशिष्ट दिनों में ही अंदर जा सकेंगे। तो क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, ब्रेकर्स लगा दिए गए हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मौजूदा सत्र में वरिष्ठ पत्रकारों को सेंट्रल हॉल में एंट्री नहीं दी गई है, जबकि वो सेंट्रल हॉल में बैठकर रिपोर्ट करते हैं, अंदर की प्रोसीडिंग को देखते हैं। कुछ ऐसी खबरें बाहर आती हैं जो शायद कैमरे के जरिए नहीं आती बल्कि आंखों के जरिए जिनको कैद किया जाता है। लेकिन अब ये सब मुश्किल होगा क्योंकि कोरोना के बहाने मुख्य भवन और सदनों में पत्रकारों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। अब संसद में प्रवेश के लिए
विशेष पास बनवाना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में पत्रकार संसद में रोजाना नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट दिनों में अंदर जा सके। देश में एक दौर था जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुआ करते थे। उसके बाद ईवीएम मशीन आई, ईवीएम पर सवाल उठने लगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर सबकी नजर की उद्धव सरकार उठाने जा रही अहम कदम। महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी और बजट सत्र में बिल पेश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र में मार्च में बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। बिल सिर्फ राज्य विधानसभा चुनावों, लोकल चुनाव के लिए लागू होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव पर यह बिल लागू नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आपको याद होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर जितने भी सवाल उठाए गए उन सबका जवाब दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया। कई बार इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई कि ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। बावजूद इसके अब दो तरीके से वहां हो सकता है कि चुनाव हो, ईवीएम के जरिए भी और साथ में बैलेट पेपर के जरिए भी, ताकि जहां कंट्रोवर्सी नजर आए वहां बैलेट के जरिए भी चुनाव को एक बार फिर से परख लिया जाए। और बजट सत्र में ऐसा बिल पेश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में मार्च में बजट सत्र शुरू होने की संभावना। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल सिर्फ राज्य विधानसभा चुनावों, लोकल चुनाव का मतलब कि पंचायत चुनाव, निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, ये जो लोकल चुनाव होते हैं और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस पर सिर्फ ये लागू होगा। लोकसभा चुनाव पर लागू नहीं होगा। लेकिन ये बिल अगर आता है और ये पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो ऐसा महाराष्ट्र पहला राज्य बनेगा जहां ईवीएम के साथ बैलेट पेपर के जरिए भी चुनाव होता नजर आए। और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन पंच की। दरअसल बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सह प्रभारी बनाए गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी केरल के प्रभारी बनाए गए, जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ए नारायण सह प्रभारी बनाए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल को पुडुचेरी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर सह प्रभारी बनाए गए। इन 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल के साथ ही अप्रैल और मई के अंदर विधानसभा चुनाव होने, यानी कि यह है बीजेपी का पंच। बिहार में प्रदर्शन युवाओं को भारी पड़ने वाला है। बिहार सरकार ने एक और नया फरमान निकाल दिया है। अब बिहार सरकार का फरमान कहता है कि हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पर सोच समझकर लिखने का फरमान जारी किया। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर निर्देश दिया था। जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। अब विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ तो महंगा पड़ेगा। प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही कोई सरकारी ठेका मिलेगा। वहीं बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का माइंड गेम और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। विधायक, सांसद, नेताओं को तोड़ने का बीजेपी का प्लान। जाने अनजाने में टीएमसी नेता भी फंस रहे बीजेपी के जाल में। टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की ये स्ट्रेटजी है, रणनीति है। नंदीग्राम के बाद अब बंगाल में हॉट सीट बनेगी भवानीपुर। बीजेपी के माइंड गेम में अगला तुरुप का पत्ता वैशाली डालमिया है। वैशाली डालमिया के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल जगमोहन डालमिया की बेटी है वैशाली डालमिया और उनके लिए बीजेपी एक खास रणनीति बना रही है। बीजेपी बंगाल विजय के लिए टीएमसी नेताओं का सहारा ले रही है, या कहें कि टीएमसी नेताओं का ही सहारा ले रही है।
एक सवाल, बाइडेन ने क्यों नहीं बदला तालिबान का फैसला? यह सवाल इसलिए क्योंकि शपथ के बाद ही ट्रंप के दर्जनों फैसलों को बदला जा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी का फैसला नहीं बदला गया। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर आतंकवादी संगठनों को मिल जाएगा पनपने का मौका। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने यह भी कहा कि तालिबान के साथ वार्ता जारी रहेगी, और ऐसा लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन की बुनियादी अमेरिकी नीतियों को नहीं बदला जाएगा। और अब बात करते हैं सूबे की नगरपालिकाओं को लेकर बड़े साहब की बड़ी खबर। दरअसल बात शहरी सरकारों का जिम्मा संभालने वाले एक साहब की जन सूचना पोर्टल को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। एक एक अधिकारी से जवाब तलब किया जा रहा था। पोर्टल पर विभागीय सूचना अपलोड करने पर जवाब तलब किया गया। जब आई साहब की बारी तो ब्यूरोक्रेसी के बॉस ने सवाल दागा, और सवाल दरअसल ये था कि सबसे पहले बताएं कि प्रदेश में कुल कितने शहरी निकाय हैं। और इस सवाल का शहरी निकायों के साहब बगले झांकते नजर आए, उनको जवाब नहीं मिला। इस घटनाक्रम की ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चाएं हो रही है कि जो साहब जिम्मेदारी संभाल रहे उनको यही नहीं पता कि प्रदेश में कुल कितने शहरी निकाय हैं।